Hello everyone, welcome back to my channel. So we would be discussing about biological thermodynamics today. Biological thermodynamics. आप में से ही किसी एक बच्चे ने ये टॉपिक बोला था कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं, तो here it is. एंड बायोलॉजिकल थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, ये सब हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। थर्मोडायनामिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ एनर्जी। स्टडी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की स्टडी को हम थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। इसमें मेनली एनर्जी की किस किस चीज़ की स्टडी की जाती है वो आपको डिस्कस करना है। तो स्टोरेज की, एनर्जी को कैसे स्टोर किया जाता है, उसे कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिसिपेशन, कैसे वो एनर्जी रिलीज होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डील करता है थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स जो होता है वो ये बताता है कि जो जैसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में भी यही चीज होती है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। कौन करता है ये? तो इसके लिए प्लांट्स हेल्प करते हैं मेनली फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस इस चीज के लिए होती है। दूसरा अगर हम कन्वर्जन देखें तो दूसरा होता है केमिकल टू केमिकल। केमिकल टू केमिकल, एक फॉर्म की केमिकल एनर्जी जो है वो दूसरे फॉर्म की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये कब होता है? रेस्पिरेशन के दौरान। नेक्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन कैन बी सीन इन द नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी, केमिकल्स की फॉर्म में जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस में। तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन जो है ये नर्वस सिस्टम में होता है, मेनली नर्व्स के अंदर। नेक्स्ट टाइप का कन्वर्जन आप मसल्स में देख सकते हो, जिसमें केमिकल एनर्जी बेसिकली यहाँ एटीपी की बात कर रहे हैं। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू मैकेनिकल, जिसकी वजह से हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन है ये मसल्स के अंदर हो रहा है। तो आई होप आपको पता चल गया हो कि बायोलॉजिकल थर्मोडायनामिक्स किस चीज से डील करता है। तो जो भी एनर्जी कन्वर्जन्स हैं, इनकी स्टोरेज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी लिविंग सिस्टम के अंदर हो रही है, उसी को हम बायोलॉजिकल थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। अब थर्मोडायनामिक्स में एक टर्म यूज की जाती है जिसे बोला जाता है सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम जो है एक असेंबलेज है मैटर का, असेंबलेज ऑफ मैटर, असेंबलेज ऑफ मैटर, यानी मैटर जो है वो इकट्ठा होके एक चीज बना रहा है, एक सिस्टम बना रहा है जो कि एनर्जी के साथ इंटरैक्ट करता है। एनर्जी के साथ इंटरैक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम उसे एक सिस्टम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स की टर्म्स में। अगर हम एक सिस्टम का एग्जांपल लें तो हम, यानी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिस्टम की तरह एक्ट करता है। वो मैटर का असेंबलेज है जो कि एनर्जी के साथ इंटरैक्ट करता है। अब अगर इस सिस्टम के टाइप्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। एक होता है जिसे ओपन सिस्टम बोलते हैं, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। दूसरा होता है जिसे क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं, और तीसरा होता है जिसे आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है। अब ओपन सिस्टम क्या होता है? जो मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करता है। इस टाइप का सिस्टम जिसके अंदर जो मैटर है और जो एनर्जी है दोनों एक्सचेंज होती हैं एनवायरनमेंट के साथ। तो मैटर एंड एनर्जी बोथ आर गेटिंग इंटरैक्टेड विद द एनवायरनमेंट। मैटर एंड एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ, तो उसे ओपन सिस्टम बोलेंगे। क्लोज्ड तब होता है जब सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर वैसे का वैसा ही रहता है, मैटर का एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होता, तो उसे क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं।
आइसोलेटेड वो होता है जिसमें ना मैटर ना एनर्जी, दोनों में से किसी का भी एक्सचेंज नहीं होता एनवायरनमेंट के साथ, इसीलिए वो आइसोलेटेड है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओपन सिस्टम के अंदर आते हैं। ओपन सिस्टम क्योंकि वो मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करते हैं विद द इन्वायरमेंट। जैसे आप एनर्जी लॉ के अकॉर्डिंग, आपको पता है 10% एनर्जी लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है हाइयर ट्रॉफिक लेवल पे 10% उसका जाता है। सिमिलरली मैटर की बात करोगे तो डिकम्पोजिशन होके वापस जो मैटर है, न्यूट्रिएंट्स है, वो वापस सॉइल में चले जाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म एक ओपन सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा है जिसमें एनवायरमेंट के साथ मैटर एनर्जी दोनों ही, मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज हो रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो नेक्स्ट जो आता है वो लॉज आते हैं। व्हाट आर द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज की अगर आप बात करो तो 3 लॉज हैं, जिनमें से फर्स्ट लॉ जो होता है वो बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ये तो सबको पता होगा, मैंने डिस्कस किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये लॉ क्या कहता है कि एनर्जी जो है ना क्रिएट की जा सकती है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसे सिर्फ एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आप इस लॉ की बात करो तो ये दिया था रॉबर्ट मेयर नाम के साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट मेयर। और कब दिया था? 1941 में। 1941 में इस लॉ के बारे में उन्होंने बताया था। और उन्होंने एक चीज और बताई थी, मैं इसकी पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, जो आपको पता ही है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट देयर कैन ओनली बी एक्सचेंज। वो टर्मिनोलॉजी पूरी स्टेटमेंट में यहाँ नहीं लिख रही हूँ, वो आपको नोट्स में मिल जाएगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक चीज आपको फर्स्ट लॉ के रिगार्डिंग याद रखनी है कि एनर्जी कन्वर्जन इज नेवर 100% एफिशिएंट। एनर्जी कन्वर्जन कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी कन्वर्जन कभी भी 100% नहीं होता, यानी टोटल, जैसे मान लो अगर हम हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है अगर मान लेते हैं तो ये पूरी हीट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है इस कन्वर्जन के दौरान, इसीलिए हम बोलते हैं एनर्जी कन्वर्जन इज नेवर 100% एफिशिएंट। 100% एफिशिएंट कभी भी नहीं होती, या तो 90% होगी, 80% होगी, 70% होगी, ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टेंस के ऊपर। नेक्स्ट चीज आपको एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट लॉ का लें, यानी एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, ये आप यहाँ देख सकते हो। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किस चीज में? केमिकल एनर्जी में। कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है, क्योंकि लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है प्लांट्स के थ्रू, ठीक है। तो लाइट कहाँ से आ रही है? सन से, सोलर एनर्जी भी आप इसे बोल सकते हो। और केमिकल एनर्जी क्या फॉर्म हो रही है? जिसे हम फूड बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ आपको समझ आ गया होगा, तो नेक्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं, यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ जो होता है उसे लॉ ऑफ एंट्रोपी बोला जाता है। लॉ ऑफ एंट्रोपी ये किसने दिया था? ये दिया था रुडोल्फ क्लॉसियस। ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1850s में अराउंड ये लॉ दिया था। और इन्होंने ये चीज बोली थी कि जैसे जैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है, ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज होती है, ठीक है। यानी एज द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड या ट्रांसफॉर्म्ड, आप बोल सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो रही है तो more and more of it is wasted। ज्यादा से ज्यादा वेस्ट
होती है। जैसे हमने पिछले लॉ में बोला था 100% एफिशिएंट नहीं है एनर्जी कन्वर्जन, तो एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो उसमें से काफी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ये बोलता है सेकेंड लॉ। ये आप देख सकते हो 10% एनर्जी लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं। याद रखना है आपको, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ जो है वो ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं थर्मोडायनामिक्स का। क्लियर है? अब थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है एनर्जी कन्वर्जन का, थर्मोडायनामिक्स का। अब थर्ड लॉ में एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि दिस लॉ इज नॉट फॉलोड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉट फॉलोड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही फॉलो करते हैं, थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है ऐसा जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसे फॉलो नहीं करते हैं, तो वो देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि जो एंट्रोपी होती है एक परफेक्ट क्रिस्टल की, परफेक्ट क्रिस्टल, अब आप देख सकते हो कि परफेक्ट क्रिस्टल यहाँ बोला गया है और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफेक्ट क्रिस्टल फॉर्म नहीं करता है, तो इसीलिए ये थर्ड लॉ फॉलो नहीं करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब क्या बोलता है, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल एट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे, जो कि टेम्परेचर है 0 केल्विन। इस 0 केल्विन को बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। यानी क्या बोला जा रहा है, जो एंट्रोपी है किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल की, क्रिस्टल बनना चाहिए प्री रिक्विजिट है, टेम्परेचर 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे परफेक्ट क्रिस्टल की जो एंट्रोपी होती है इज इक्वल टू 0। अब परफेक्ट क्रिस्टल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनता नहीं है, तो थर्ड लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉलो नहीं करते हैं। आई होप कि आपको बायोलॉजिकल थर्मोडायनेमिक्स समझ आ गया हो। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।